Hello students, welcome to today's class. We have done chapter number 4. उसमें सिर्फ एक टॉपिक है और वो है रेजोनेंस का, जो अभी हमने कवर अप नहीं किया है. बट आज के वीडियो में हम रेजोनेंस की भी बात करेंगे और हम कुछ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस की भी बात करेंगे. देयर आर मोर देन 40 क्वेश्चंस इन योर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जिनका यू कैन हैव डायरेक्ट आइडिया कि इसका आंसर क्या होगा. और कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आया तो आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में सोचेंगे, देन वी विल गो टू द इट्स एप्लीकेशन. चलिए, आई एम स्टार्टिंग एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.1. क्वेश्चन नंबर 4.1. 4.1 क्या कहता है? वो कहता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. तो जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े, देन ऑलवेज थिंक फ्रॉम द बेसिक. ही इज आस्किंग यू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. तो शुरू कहाँ से सोचना करना है? सोचना कहाँ से शुरू करना है? सोचना शुरू करना है केमिकल बॉन्ड है क्या. उससे केमिकल बॉन्ड इज एक्चुअली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds the atoms together. जो दो एटम्स को आपस में पकड़ के रखेगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम होता है केमिकल बॉन्ड. बट यहाँ जो उसने आपसे पूछा है, वो पूछा है कि व्हाट आर द मेथड्स हाउ द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड टेक्स प्लेस. तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है. दो तरीके हैं. पहला तरीका है कंप्लीट ट्रांसफर. कंप्लीट ट्रांसफर. व्हेन आई से कंप्लीट ट्रांसफर, मतलब कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड का अल्टरनेट नेम क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है. चलिए, दूसरा क्या है? दूसरा तरीका है शेयरिंग, नॉट म्यूचुअल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयरिंग में दो केसेस बनते हैं. पहला केस, जब शेयरिंग कैसी हो? म्यूचुअल हो. म्यूचुअल शेयरिंग मतलब कोवैलेंट बॉन्ड. और दूसरा, जब म्यूचुअल शेयरिंग ना हो, नॉट म्यूचुअल, शेयरिंग तो है बट म्यूचुअल नहीं है, तो वहां से कौन सा बॉन्ड बनता है? डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, आपको याद होगा इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लो दो एटम्स हैं, ए और बी, दोनों आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ए का, एक इलेक्ट्रॉन बी का. कोऑर्डिनेट या डेटिव में बॉन्ड क्या होता है कि ए और बी आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं, बट बॉन्ड में वो जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इट विल बिलोंग टू एनी वन एलिमेंट, आइदर फ्रॉम ए और इट विल बिलोंग आइदर टू ए और इट विल बिलोंग टू बी. ठीक है, लेकिन जब वो उन दोनों को क्या कराएगा? शेयर कराएगा. देगा नहीं, क्या कराएगा? शेयर कराएगा. ठीक है, मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन देता है आयनिक बॉन्ड, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ आयंस, लेकिन ना तो यहाँ पर आयन प्रेजेंट होंगे, ना ही यहाँ पर आयन प्रेजेंट होंगे. ठीक है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4.2. राइट लेविस डॉट सिंबल फॉर द एटम्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट. लेविस डॉट सिंबल लिखने हैं, जैसे कि सोडियम है. ठीक है, सोडियम लेविस डॉट सिंबल कैसे लिखते हैं कि उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोहर के टर्म्स में, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11281, तो उसके सबसे बाहर में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे सोडियम के पास कितना है? एक है, तो उसके ऊपर एक डॉट लगा दो, वही क्या हो जाएगा? उसका लेविस डॉट सिंबल हो जाएगा. जैसे कि मुझे लिखना है मैग्नीशियम का. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 282, यानी कि वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर डॉट कितनी लगा देनी है? मैंने दो डॉट लगा देनी है. यानी कि वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी डॉट लगा दो, तो क्या बन जाएगा? लेविस डॉट सिंबल. क्लास 10th आपको याद आ जाएगी. कमिंग टू 4.3, इसके 4 पार्ट्स और है. बोरोन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है. ये सब आप खुद ट्राई कर सकते हैं. Coming to 4.3, write Lewis symbol for the following atoms or ions.
एटम्स तो जैसे मैंने ये बताया बिल्कुल ठीक वैसे ही लिखे जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट आयंस। मैं ले रहा हूं आंसर नंबर 3। हमारे पास है सल्फर 2 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16 है। 16 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6, यानी कि सबसे बाहर कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो डॉट कितने लगनी चाहिए? 6। लेकिन ये देखो ये 2 नेगेटिव का भी चार्ज है, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर रखे हैं। तो 6 तो उसके नॉर्मल हैं, प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और करो तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। यानी कि मैं सल्फर के ऊपर क्या लगाऊंगा? 8 डॉट लगा दूंगा और उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? 2 नेगेटिव। ठीक है, चलो जैसे देखते हैं एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। कि एल्यूमिनियम का अकेले कितना है? 13। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 3। लेकिन उसने क्या कर रखे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं। तो लूज करेगा तो सबसे बाहर की, गेन करेगा तो भी सबसे बाहर, लूज करेगा तो भी सबसे बाहर। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा दो। तो क्या वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन बचे? नहीं बचे। तो हम लिख देंगे एल्यूमिनियम और हैविंग द चार्ज 3 पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं तो मैं डॉट्स भी नहीं लगा सकता। दिस इज हाउ आई राइट द लेविस डॉट सिंबल ऑफ एनी आयन। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4.4। ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस। देखें इसमें आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। इसमें से अगर आपने थोड़ा सा वेस्पर थ्योरी पढ़ ली है जिसमें शेप्स AB2 AB3 ये सब बातें हम करते हैं, तो वहां से आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, कैसे? लेट्स फाइंड इट आउट। S H2S है, H2S है। तो सेंट्रल एटम क्या है? सल्फर है। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। और इसमें से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिख लिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिख लिया। तो यहाँ से एक बॉन्ड इसके साथ आ गया, एक बॉन्ड इसके साथ आ गया। तो दिस इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2S। थोड़ा सा बेंट होगा, आप इसको थोड़ा सा ऐसे सीधा करके भी लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा टेढ़ा ड्रॉ किया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, यहाँ बॉन्ड एंगल का हम ध्यान रख के चलेंगे। देखो जैसे हमारे पास है SiCl4। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। 14 के हिसाब से 284 मैंने इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स लिखे। ठीक है, क्लोरीन भी कितने जुड़े हुए? 4। 1 2 3 4। क्लोरीन के वैलेंस शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 7 आएंगे। ठीक है, अब समझो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। क्यों? वैलेंसी देखो निकालो, सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस डॉट सिंबल कोवैलेंसी प्रेडिक्ट करता है हमें। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल आर लेस देन इक्वल टू 4 तो वही वैलेंसी हो जाती है। मान लो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे सोडियम 1 बॉन्ड बनाएगा, मैग्नीशियम के 2 हैं तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा, एल्यूमिनियम के 3 है तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा, सिलिकॉन के 4 है तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन 4 से ज्यादा जैसे ही होंगे, वैलेंसी कैसे निकाले जाते हैं? 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने हैं? 7। तो 8 माइनस 7 मींस 1। तो क्लोरीन क्या करेगा? एक एक बॉन्ड बनाएगा, जबकि सिलिकॉन टोटल कितने बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा, यानी कि हर एक क्लोरीन के साथ वो एक बॉन्ड बना लेगा। दिस विल बी योर लेविस डॉट सिंबल। ठीक है, इस हिसाब से आप और भी कई स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जो इसने दे रखे हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4.5, वो आ जाता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल कहता है दैट एवरी एलिमेंट ट्राइज टू हैव आइदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। या तो 2 इलेक्ट्रॉन करके रखेगा या फिर 8 इलेक्ट्रॉन करके रखेगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि ऑक्टेट रूल, हम ऑक्टेट रूल की तरफ इसलिए गए थे क्योंकि ऑक्टेट रूल हमें इस बात का हिंट दे रहा था कि
एटम्स अगर बॉन्ड बनाते हैं तो वो कब बनाएंगे या वो क्यों बॉन्ड बनाएंगे? वो बॉन्ड इसलिए बनाएंगे कि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करेंगे, और नोबल गैसेस क्या होती हैं? स्टेबल होती हैं। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल हमें इस बात का जवाब देता है कि एलिमेंट्स एक्चुअल में बॉन्ड बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं। ठीक है, और इवन इस बात का भी जवाब देता है कि कितने बॉन्ड बनाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, पूछ रहे इसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन भी बड़ी सिंपल है कि भाई जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, जैसे BF3, उसको एक्सप्लेन नहीं करता। जिसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि PCl5, SF6, उसको एक्सप्लेन नहीं करता। वो मान के चलता है कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, बट जेनॉन एक ऐसी नोबल गैस है जो रिएक्ट करती है। वो मान के चलता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ओड इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड्स होते हैं, उसकी फॉर्मेशन को भी जो है ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। 4.6, राइट द फेवरेबल फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि फेवरेबल फैक्टर कौन कौन से हैं। फेवरेबल फैक्टर है जैसे कि आयनिक बॉन्ड बनाने के स्टेप याद करो। NaCl आपको बनाना है, NaCl बनाना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कि सोडियम जो होगा इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी लो। आयनाइजेशन एनर्जी लो होने का मतलब क्या हो गया कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होगा? Cl विल गेन इलेक्ट्रॉन, कन्वर्ट्स इनटू Cl नेगेटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मस्ट बी नेगेटिव। आपने जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी थी तो वहां पर समझाया था कि अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है आसानी से गेन करेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो आसानी से गेन नहीं करेगा। तो यहाँ पर तो गेन होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मस्ट बी नेगेटिव। और तीसरे स्टेप में क्या होता है? कैटायन और एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट कराते हैं, और जब अट्रैक्ट कराते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड करते हैं वो। दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, एंड लैटिस एनर्जी मस्ट बी हाई। क्योंकि लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब है कैटायन ने एनायन को उतनी ज्यादा पावर से अपनी तरफ खींचा है, और जितनी ज्यादा पावर से अपनी तरफ खींचा है मतलब वहां पर बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स है बेसिकली। पहला लो आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और तीसरा जो आ जाता है वो आ जाती है लैटिस एंथैल्पी मस्ट बी हाई। चलिए, कमिंग टू 4.7, डिस्कस द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग वेस्पर मॉडल। वेस्पर मॉडल के बेसिस पे आपको जो है प्रेडिक्ट करना है। तो वेस्पर मॉडल की खासियत क्या है? वेस्पर मॉडल में हम जो फॉर्मूलाज लिखते हैं वो लिखते हैं लाइक AB2, लाइक AB4। इस हिसाब से सेंट्रल एटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से, और जो कनेक्टिंग एटम्स होते हैं उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? B से। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी ने कह रखा है कि AB2 अगर हुआ तो लीनियर, AB4 हुआ तो टेट्राहेड्रल, AB5 हुआ तो क्या? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। इस हिसाब से वो शेप निकाल लेता है। ठीक है, लेकिन याद रखो वेस्पर थ्योरी में 2 तरीके के कंपाउंड्स हैं। एक वो जिसमें लोन पेयर है, दूसरे वो जिनमें लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर आने की वजह से थोड़ा सा शेप में चेंज आ जाता है। ठीक है, जैसे कि BeCl2, BeCl2, बेरिलियम के पास, बेरिलियम एटॉम सेंट्रल एटम है तो A लिखूंगा, 2 क्लोरीन है AB2। बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन कितने हैं? 2 है, और एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, तो 2 क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2। बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दोनों के दोनों बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, यानी कि बेरिलियम के पास लोन पेयर नहीं बचा। अगर लोन पेयर नहीं बचा तो उसके फॉर्मूले को सिंपली क्या लिखेंगे? AB2। अगर AB2 है तो वो क्या होगा? लीनियर। क्या होगा वो? लीनियर। फिर से समझते हैं, जैसे कि SiCl4,
SiCl4, जैसे हमने यहाँ पर किया था अभी थोड़ी देर पहले। क्या सिलिकॉन के पास लोन पेयर है? नहीं है। नहीं है तो आप इसको क्या लिखेंगे? AB4, और AB4 की शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये वेस्पर थ्योरी में आप याद कर चुके होंगे। लेट्स टॉक अबाउट PH3। PH3 फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है। 15 है तो मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 है। हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं? 3। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनाएगा? 1 बॉन्ड। तो 3 हाइड्रोजन मिलके कितने बॉन्ड बनाएंगे? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड बनाने के लिए फास्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे। भाई फास्फोरस के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से उसने 3 इस्तेमाल कर लिए ताकि 3 हाइड्रोजन अपने साथ जोड़ सके, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिर से बच गए। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? AB3 और एक। अगर आपको ये बात नहीं समझ आती, अगर आप इतने इजी तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो मैं एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे? डिवाइड बाय 2, यानी कि 4 डिवाइड बाय 2, सॉरी 8 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आ जाएगा? 4। यानी कि टोटल कितने हैं? 4 पेयर हैं। 4 में से 3 यूज हो गए, 3 पेयर यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, और एक पेयर कैसा होगा? एक पेयर होगा एज लोन पेयर। आप इस फॉर्मूले को कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो SiCl4 पे मुझे लगाना है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14। 14 के हिसाब से उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। क्लोरीन भी कितने जुड़े हुए हैं? 4 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा? आंसर विल बी 4। अब इसने 4 ही क्लोरीन जोड़े हुए हैं, यानी कि 4 पेयर हैं, और चारों के चारों कैसे हैं? बॉन्ड पेयर है। ठीक है, या तो आप फॉर्मूले से जाएं, या फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है क्या लगा दें पर, अपना सिंपल सा विदाउट एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, कमिंग टू 4.8, although geometries of NH3H2O are distorted tetrahedral। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है distorted tetrahedral। टेट्राहेड्रल दिखता कैसा है? टेट्राहेड्रल दिखता है कुछ ऐसा सा, एक बॉन्ड ऊपर, 3 बॉन्ड नीचे। अब वो कह रहे हैं कि NH3 और H2O दिखने में कुछ टेट्राहेड्रल से मिलते जुलते हैं। डिस्टॉर्टेड मतलब बिगड़ा हुआ, लगता तो ठीक वैसे सा ही है, लेकिन थोड़ा सा कहीं से कुछ मुड़ा हुआ है। आर डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट इन अमोनिया। डिस्कस। ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर बना लो आप। जैसे NH3 है, NH3 का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा सा। ठीक है, देखो ये दोनों स्ट्रक्चर देखने में एक जैसे से लगते हैं, क्यों? सिर्फ फर्क क्या है? फर्क यह है कि ऊपर यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड की जगह क्या है? एक लोन पेयर है। क्या है? एक लोन पेयर है। फिर से समझो, वाटर जो है, वाटर कैसा दिखता है? ऐसा कुछ दिखता है। अब कुछ तो कहेंगे सर ये टेट्राहेड्रल थोड़ी ना दिखता है। आप एक्चुअल में ज्यादातर इसको ऐसे पढ़ते हो, लेकिन रियलिटी में ये कैसा होता है वो भी देखो। रियलिटी में ये होता है कुछ ऑक्सीजन, एक लोन पेयर ऊपर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और एक लोन पेयर। अब दिखाई दे रहा है ना टेट्राहेड्रल जैसा, कि भाई 2 बॉन्ड, एक ये और एक ये। आप तीनों में से कोई भी डाल सकते थे, लेकिन इनके बीच में जो है सिर्फ बॉन्ड की जगह क्या लगा दिया? लोन पेयर लगा दिया। अब वो कह रहा है कि दिखने में दोनों टेट्राहेड्रल है, लेकिन फिर भी इसका जो बॉन्ड एंगल है वो छोटा है। क्यों? तो याद करो, बॉन्ड एंगल के लिए हमने सबसे पहले लगाई थी वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर। ठीक है, वेस्पर थ्योरी वो क्या कहती है? वो कहती है लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, और सबसे कम किस में होते हैं? बॉन्ड पेयर में। ठीक है, अब यहां पर देखो कि अमोनिया के केस में लोन पेयर है, आंसर इज यस। बॉन्ड पेयर है, आंसर इज यस। और देखो बॉन्ड पेयर भी एक से ज्यादा है, तो इसका मतलब है बॉन्ड पेयर तो होगा। ठीक है, लेकिन वो सबसे कम है, वो सबसे कम है।
लेकिन उसके अलावा एक और रिपल्शन है, क्या? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर को अपने से दूर फेंकेगा। क्यों दूर फेंकेगा? क्योंकि दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों पे चार्ज सेम है। अगर दोनों पे चार्ज सेम है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर फेंकेंगे। जब अपने से दूर फेंकेंगे तो ये देखो क्या होगा, जब ये बॉन्ड दूर जाएगा, इस लोन पेयर से दूर जाएगा, तो ये एक्चुअल में अंदर की तरफ आ जाएगा। अंदर की तरफ आने से ये एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। वाटर में फिर से समझो, वाटर में देखो क्या है, आंसर इज यस। क्या लोन पेयर भी है, आंसर इज यस। और लोन पेयर भी एक से ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर तो रिपेल करेंगे ही करेंगे, साथ में एक और नया रिपल्शन है लोन पेयर और लोन पेयर का, जो सबसे ज्यादा होता है। यानी कि ये दोनों जब एक दूसरे को अपने से दूर फेंकेंगे, यानी कि ये लोन पेयर इसको अपने से दूर यानी कि इधर फेंकेगा, और ये लोन पेयर जब इसको अपने से दूर फेंकेगा तो वो इधर की तरफ फेंक देगा। जब इधर की तरफ फेंकेगा तो रास्ते में इसको क्या मिलेगा, रास्ते में इसको मिलेगा ये बॉन्ड। ये बॉन्ड जब इधर आ रहा होगा तो ये बॉन्ड को रिपेल करेगा फर्दर अंदर की तरफ, और जब ये इधर आएगा तो ये भी बॉन्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा अंदर की तरफ। इनकी बात ठीक वैसी है कि ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इससे ऊपर दो लोन पेयर हैं। आप इसको इस स्ट्रक्चर से समझोगे ज्यादा आसान दिखाई देगा कि ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, एक दूसरे से फेंक दिया, समझ आया? तो जब ये लोन पेयर इधर आ रहा होगा तो इसको रास्ते में कौन मिलेगा, ये, तो ये इसको अपने से दूर फेंकेगा, अपने से दूर फेंकेगा। ऐसे ही ये इसको अपने से दूर फेंकेगा। जब ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर फेंक रहे होंगे तो एक्चुअल में ये जो है एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। अगर ये एक दूसरे के नजदीक आ गए तो इसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में बड़ा सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या है कि भाई वाटर का अगर बॉन्ड एंगल कम है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, लोन पेयर रिपल्शन। हम कहेंगे कि वाटर में लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से, इसी की वजह से क्या होगा कि बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। Moving on to the next question, 4.9. How do you express bond length in terms of bond order? याद करो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर होता है कि दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं। अगर सिंगल बॉन्ड बना है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड बना है बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड बना है बॉन्ड ऑर्डर 3। और हमें एक और बात पता है कि सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा होता है। यानी कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी। ठीक है। कमिंग टू 4.10, डिफाइन बॉन्ड लेंथ। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ होती है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड न्यूक्लियस। के दो एटम्स हैं, आपस में बॉन्ड बना रखा है, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। 4.11, explain the important aspects of resonance with reference to CO3 2 negative। अब ये जो क्वेश्चन है या इससे आगे के 4.11, 12, 13 और 14, ये जो क्वेश्चंस हैं एक्चुअल में ये क्वेश्चन बेस्ड है नॉट 14, 11, 12 एंड 13 रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस को देखो कैसे समझेंगे हम। हमारे पास उसने एक दिया है CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। देखो CO3 2 नेगेटिव को हम कैसे बना सकते हैं, इसका बैलेंस स्ट्रक्चर लिखो। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस शेल में देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी एक ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस शेल में देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड कर दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड करते ही इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, कार्बन का ऑक्टेट अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना दिया और एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना दिया। तो देखो अब कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन इस ऑक्सीजन में काउंट करोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन रह गए। इस ऑक्सीजन में भी 7 इलेक्ट्रॉन रह गए, लेकिन साथ में उसके ऊपर चार्ज क्या दे रखा है, 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव चार्ज देने का मतलब क्या है,
2 नेगेटिव चार्ज देने का मतलब ये है कि भाई इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा के कहीं से गेन कर रखे हैं, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये कोशिश क्या करेगा 8 की, यानी कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ऐसे ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है। अब देखो, अब सारे के ऊपर क्या है चार्ज 2 नेगेटिव, सारे के ऊपर चार्ज क्या आ गया 2 नेगेटिव आ गया, तो ये किसका स्ट्रक्चर होगा CO3 2 नेगेटिव का। लेकिन क्या आपने इसमें एक बात ध्यान दी कि एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड है और 2 ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डबल बॉन्ड थोड़ा सा छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा होता है। जो बॉन्ड बड़ा होता है वो वीक होता है, जो बॉन्ड छोटा होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजन बड़ा स्ट्रॉन्गली जुड़ा हुआ है, ये दोनों ऑक्सीजन वीकली जुड़े हुए हैं। तो भाई ये दोनों ऑक्सीजन विद्रोह करेंगे, अपोज करेंगे। क्या अपोज करेंगे कि भाई हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, जैसा ऑक्सीजन ये है वैसा ऑक्सीजन ये है, ऐसे ये ऑक्सीजन कहेगा भाई जैसा ये है वैसा ही मैं हूं, तो अगर ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता, मैं भी बना सकता हूँ। अब मैं बना सकता हूँ तो मतलब मैं भी ट्राई करूंगा, मैं ट्राई करूंगा तो वो क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और इसके साथ डबल बॉन्ड की कोशिश करता है। इस एरो देखो, मैंने एरो उठाया ऑक्सीजन से और ले आया मैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो गए। ध्यान से कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो गए। अगर इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, अगर ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। यानी कि जैसे ही ये ऑक्सीजन इसको डबल बॉन्ड बनाने के लिए फोर्स करेगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन को समझाएगा कि भैया देख कोई बात नहीं, ये बच्चा है इसको बना लेने दे तो सिंगल बॉन्ड हो जा। तो जैसे ही ये डबल बॉन्ड करने की कोशिश करेगा ये वापस क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्डेड। तो क्या होगा देखो, सी ऑक्सीजन के पास क्या आ गए, ये ऑक्सीजन क्या हो गया डबल बॉन्डेड, और ये ऑक्सीजन फिर से क्या हो गया सिंगल बॉन्डेड। ठीक है, यानी कि आप एक किस्म से ऐसा कह सकते हैं कि जो ये डबल बॉन्ड है यहां से उठकर यहां आ गया, इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पे आ गया। ऐसे ही आप अब ये ऑक्सीजन कहेगा कि भाई अच्छा इसने करा लिया, अब मैं भी ट्राई करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, तो ये इसको डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जब ये डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो ये कार्बन अब इस ऑक्सीजन को समझाएगा भाई देख मेरे बस की बात नहीं है, तू अपना बॉन्ड वापस ले ले। अगर मैंने ये एरो ऐसे लगाया तो मतलब इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये एरो ऐसे लगा दिया तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन वापस किसके पास चले गए ऑक्सीजन के पास चले गए। अब ये कैसा दिखाई देगा, अब ये दिखाई देगा कार्बन ऊपर वाला ऑक्सीजन क्या हो गया सिंगल बॉन्डेड, और ये ऑक्सीजन क्या हो गया डबल बॉन्डेड, और ये ऑक्सीजन वापस क्या हो गया सिंगल बॉन्डेड। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब हुआ कि भाई ये जो डबल बॉन्ड है पहले यहाँ था, अगली बार यहाँ आ गया, उससे अगली बार यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड मूव कर रहा है, और डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं पाई बॉन्ड। देन मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन is called resonance. This movement of pi electron is called resonance. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेजोनेंस बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में जैसे ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करने की कोशिश करेगा ये ऑक्सीजन वापस भी तो अड़ंगा अड़ा देगा कि भाई नहीं मैं तो नहीं मानता, जब कर सकते हैं तो मैं नहीं जाता पीछे। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी। ठीक है, इस चलते रहने की वजह से क्या होगा, बड़े ध्यान से सुनना आप जो मैं कह रहा हूँ। इस चलते रहने की वजह से क्या होगा, चलते रहने की वजह से होगा ये कि जो बॉन्ड डबल है अगले मूवमेंट क्या हो गया सिंगल, जो सिंगल है अगले मूवमेंट क्या हो गया डबल। यानी कि सिंगल बॉन्ड जो बड़ा है और डबल बॉन्ड जो छोटा है, फिर से रिपीट करो, सिंगल बॉन्ड बड़ा डबल बॉन्ड छोटा। अगर डबल बॉन्ड छोटा है तो आप क्या कहोगे ये बॉन्ड छोटा है कि बड़ा है, व्हाट डू यू थिंक। आप यहाँ डबल बॉन्ड देखोगे तो कहोगे छोटा है सर,
यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बड़ा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में जैसे आप इसको डबल सोचोगे ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल सोचोगे ये डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये सब चीजें चलती रहेंगी। चलती रहने का मतलब है कार्बन तीनों ऑक्सीजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन कभी वो इसके साथ डबल बॉन्ड कर लेगा, कभी वो इसके साथ डबल बॉन्ड कर लेगा, और कभी वो इसके साथ डबल बॉन्ड कर लेगा। और इसको जिसके अंदर इन तीनों की खासियत है, मतलब मैंने क्या किया, डॉटेड से तीनों को दिखाया कि बारी बारी ये डबल बॉन्ड बना देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसके अंदर इसकी भी खासियत है, इसकी भी खासियत है, इसकी भी खासियत है। और रेजोनेंस की वजह से एक्चुअल में CO3 का कोई एक स्ट्रक्चर नहीं आया, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर आए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं रेजोनेंस जो है एक हाइपोथेटिकल सा है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, माना हुआ है। इससे फायदा क्या है कि इसको मान के हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर पाते हैं जो एक्सपेरिमेंटली ठीक हो जाती है। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसकी एक बड़ी स्पेशल कंडीशन भी है। स्पेशल कंडीशन ये है कि जो चीजें जहां जुड़ी हैं वहीं जुड़ी रहेंगी, मतलब किसी चीज को तोड़ के आप अलग नहीं करते, बस डबल बॉन्ड घूमता रहेगा, डबल बॉन्ड घूमता रहेगा। जैसे कि उसने 4.12 है, अगर आप ध्यान दें तो 4.12 का जो स्ट्रक्चर दिया है उसने, वो थोड़ा सा अजीब सा दिया है कि एक में कह रहा है H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, मैं उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा, मैं उसको बॉन्ड की टर्म्स में लिख रहा हूँ। इवन जो दूसरा स्ट्रक्चर उसने दिया है वो दिया है H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो वो कहता है कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, क्या ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? आंसर इज नो। अभी मैंने बताया कि कोई चीज टूट के कहीं और नहीं जुड़ेगी, जो जहां जुड़ी है वहीं जुड़ी रहेगी। देखो यहाँ पर एक फास्फोरस के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, लेकिन क्या यहाँ फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ। अगर ये नहीं जुड़ा हुआ तो इसका मतलब ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप 4.13 भी कर सकते हैं। कमिंग टू 4.14 क्वेश्चन नंबर, जो 4.14 है जो 4.14 है वो कहता है कि भाई use Lewis symbol to show electron transfer of the following atoms to form cation and anion। ठीक है, आपको कैटायन बनाने हैं और एनायन बनाने हैं, उस हिसाब से काम करना है। तो देखो क्या होगा। आप क्लास 10th में ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें से एक पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। वो पार्ट क्या कहता है, वो कहता है मुझे बताना है कैल्शियम और ऑक्सीजन का, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 22, 8 एंड 2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 2 एंड 6। ये क्या करेगा, कैल्शियम ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि वैलेंस शेल में 8 करने के 2 ही तरीके हैं, या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज। आसान काम क्या है, आसान काम है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन ऑक्सीजन के लिए अगर वैलेंस शेल में 8 करने हैं तो 2 रास्ते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन या फिर 6 इलेक्ट्रॉन लूज। ये कौन सा काम करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर इसके पास आ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, यानी कि कैल्शियम विल एक्वायर 2 पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन विल एक्वायर 2 नेगेटिव चार्ज। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज, क्यों? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, क्यों? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। कमिंग टू 4.15, 4.15 कहता है ऑल्दो बोथ CO2 H2O आर ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक मतलब 3 एटम है। ठीक है, the shape of H2O is bent while that of CO2 is linear। explain these on the basis of dipole moment। आपको याद करना पड़ेगा डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट होता है कि जब 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बन गया, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव
एटम होगा वो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे उस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे CO2 है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, बड़े ध्यान से। अब विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ऐसे ही ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके ऊपर पार्शियली, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव। लेकिन ध्यान दो, ये दोनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं। जब दोनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं तो दोनों एक पावर से इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जितनी पावर से ये खींचेगा उतनी ही पावर से ये ऑक्सीजन भी खींचेगा। तो यहाँ पर कैसा फोर्स होगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। बैलेंस्ड हो जाएगा तो क्या चार्ज मूव करेगा, आंसर इज नो। आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब जब फोर्स बैलेंस होता है तो मूवमेंट नहीं होती। मींस बैलेंस्ड होने की वजह से नो मूवमेंट ऑफ चार्ज इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, नो मूवमेंट ऑफ चार्ज इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, के किसी एक डायरेक्शन में चार्ज नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा कोई बात नहीं, ना जाने दो, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इट्स डाइपोल मोमेंट विल बी 0, क्योंकि डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, Q इंटू में L क्या है, L इज द सेपरेशन ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस तो सेपरेट आउट नहीं हुए तो L की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। जबकि वाटर का स्ट्रक्चर फिर से देखो, लोन पेयर है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, बीच में होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सॉरी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ऐसे ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि सारा चार्ज कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन की तरफ। यानी कि चार्ज is moving in one direction, charge is moving in one direction, क्योंकि उसने हाइड्रोजन से खींचा और ऑक्सीजन ऊपर की तरफ, सारा चार्ज कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है इकट्ठा होकर। तो इट्स डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0। जब जब कोई चीज लीनियर स्ट्रक्चर लिए हुए होती है तो ऑलवेज इट्स डाइपोल मोमेंट इज 0। जबकि अगर कोई चीज बेंट है, चार्ज किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। वो कहता है कि ऑल्दो बोथ CO2 एंड H2O आर ट्राइएटोमिक, कि इसमें 3 एटम है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, इसमें भी 3 एटम है, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, लेकिन स्टिल शेप ऑफ H2O इज बेंट व्हाइल दैट ऑफ लीनियर। अगर लीनियर है तो कैसे प्रूव करेंगे कि डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। अगर ये बेंट है तो इसका मतलब है इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि लीनियर रहेगी तो दोनों तरफ से सेम पावर से अगर वो खींचेगा तो जो है, देखो मान लो अगर CO2 लीनियर ना होता, सपोज करो कि CO2 लीनियर ना होता, वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता, थोड़ा सा, यहाँ पर एंगल मैंने कितना बनाया, यहाँ पर एंगल बनाया 180 डिग्री। अगर एंगल 180 ना होता तो ये ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में खींचता, ये ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में खींचता, और दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आता, बिल्कुल बीच में आता। तो क्या इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता, नहीं होता। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट्स डाइपोल मोमेंट इज 0 which indicates that it must be linear, क्योंकि लीनियर के बिना डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता। Coming to 4.16, write the significance and application of dipole moment. सबसे बड़ा एप्लीकेशन यही है कि कोई कोवेलेंट बॉन्ड कितना पोलर है, इस बात का डाइपोल मोमेंट देता है। कोई कितना पोलर है, इस बात का जवाब कौन देता है, डाइपोल मोमेंट देता है। ऐसे ही डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एबिलिटी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कि जब वो कोई एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बॉन्ड का नहीं, कोई एडिशनल इलेक्ट्रॉन, जैसे कि Cl ने गेन किया था पीछे के केस में, तो वो क्या थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, के पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमें बताना है। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड
का मतलब क्या है, जहां पर चार्जेस की सेपरेशन हो जाएगी। जैसे कि HCl, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, तो दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कराएंगे। लेकिन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। तो जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ गए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर। ठीक है, और जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होने का मतलब है सेपरेशन ऑफ चार्जेस ज्यादा है। अगर सेपरेशन ऑफ चार्जेस ज्यादा है तो पोलैरिटी भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन का नाम पोलैरिटी है। जितना ज्यादा चार्ज सेपरेट आउट होगा उतना ज्यादा जो है पोलैरिटी हो जाएगी। कमिंग टू 4.20, the skeletal structure of acetic acid are as shown below is correct but some of the bonds are incorrectly। ठीक है, देखें क्या स्ट्रक्चर बनाया उसने। उसने स्ट्रक्चर बनाया है कार्बन कार्बन और उसने दिखाया है 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 1 हाइड्रोजन। ठीक है, पहली गलती तो यही आ गई कि हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड नहीं होता, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पर दूसरी गलती ये है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड कितने बनाए, 3, 1 2 3। ठीक है, और इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो इसका मतलब ये है कि इसका भी एक बॉन्ड कम है, इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड कम है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। वैसे भी एसिटिक एसिड आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, देन यू नो इट्स करेक्ट स्ट्रक्चर। तो 4.20 आज हम करने वाले हैं यहीं तक, और आप इसके बेस जो है कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि 4.22 है, 4.23 है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कर सकते हैं। 4.30 है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद some more questions of this back exercise. Till then, goodbye and all the very best.